हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट को। गाइस, आज की इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ द आइडिया डैट बिजनेसेस शुड फोकस ऑन मीटिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर कस्टमर। यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा आइडिया है जो फोकस करता है कस्टमर के नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने पे। ठीक, यानी कि जो बिजनेसेस होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने कस्टमर के नीड्स और वांट्स को देखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। आगे कह रहा है इट इज़ अ फिलॉसफी दैट गाइड्स अ कंपनीज मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रैटेजी। और ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक इसकी जो फिलॉसफी होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो एक तरह का मार्गदर्शन देती है जिससे कंपनीज होता है वो अपने टूल्स और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये ठीक है, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार जिससे जो मार्केटर होता है वो कस्टमर के नीड्स और वांट्स को जानने की कोशिश करता है और उनको पूरा करता है। और ये एक तरह की फिलॉसफी होती है जो किसी भी कंपनी को मार्केटिंग टूल बनाने में और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में गाइड करती है। नेक्स्ट कह रहा है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प बिजनेस। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये बिजनेस में हेल्प करता है। और किस तरह से हेल्प करता है? तो सबसे पहला पॉइंट बता रहा है बिल्ड रिलेशनशिप। यानी कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बिजनेस में सहायता करता है। और सबसे पहला सहायता क्या करता है? तो लिख रहा है आपका बिल्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे बता रहे हैं बिजनेस कैन बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की सहायता से जो बिजनेसमैन होता है या बिजनेसेस होते हैं वो अपने कस्टमर से लंबे समय तक अच्छा संबंध बना के रखते हैं। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको ये चीज़ सिखाता है कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, किस तरह के कस्टमर के नीड्स और उसके वांट को सेटिस्फाई करना है। अगर एक मार्केटर ये जान जाएगा कि उसको अपने कस्टमर को किस तरह से खुश रखना है, कैसे उसकी आवश्यकताओं को और उसके डिमांड को पूरा करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो अपने कस्टमर के साथ एक लंबे समय तक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रह पाएगा। लेकिन अगर उसके अपोजिट देखा जाए, अगर एक मार्केटर अपने बिजनेसमैन अपने कस्टमर के नीड्स और वांट्स को नहीं जान पाएगा और उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो जो उसके कस्टमर है वो वहाँ से हट जाएंगे और मार्केटर और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन लंबे समय तक नहीं मेंटेन रह सकता। इसलिए जो पहला आपका दिया है इम्पोर्टेंस, वो ये बता रहा है कि जो मार्केटिंग है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है बिजनेसमैन को, ताकि वो अपने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रहे। सेकंड कह रहा है अचीव गोल्स। यानी कि सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। यानी जो भी गोल्स होते हैं बिजनेसमैन के, उसको प्राप्त करने में ये हेल्पफुल होती है। आगे कह रहा है बिजनेस कैन अलाइज देयर स्ट्रैटेजी विद कस्टमर डिमांड टू अचीव देयर गोल्स। यानी कि बिजनेस तभी जीवित रह सकता है जब उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कस्टमर के डिमांड को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। अगर एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर के डिमांड को पूरी तरीके से पूरा करेगा या पूरा करने की कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा, तभी उसके फ्यूचर गोल सेटिस्फाई हो सकते हैं या अचीव हो सकते हैं। यानी कि बिजनेस जो होता है वो ओवरऑल कस्टमर पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, कस्टमर को हम मार्केट का किंग कहते हैं। अगर कस्टमर ना रहे तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो यहाँ पे बिजनेस का पूरा फोकस होना चाहिए अपने कस्टमर के नीड्स और वांट को पूरा करना, उसकी डिमांड को पूरा करना। अगर एक बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना है और सक्सेस पाना है तो उसका पहला गोल यही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कह रहा है आपका क्रिएट अ कम्पिटेटिव एडवांटेज। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो कम्पिटेटिव एडवांटेज को क्रिएट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे कम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ? तो कम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि मार्केट में 10 तरह के सेलर्स हैं, 10 तरह के मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें आप एक अलग जुड़ रहे हो। ठीक है, आप भी एक सेलर हो। अब उन सारे 10 सेलर्स के बीच में आप अपना जगह कैसे बनाएंगे, कैसे अपना मार्केट शेयर बनाएंगे, क्या आपका बिजनेस चल पाएगा कि नहीं उनके रेदर देन, तो ये होता है कम्पिटेटिव एडवांटेज। अब किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि उन 10 ऑलरेडी जो पहले से मार्केट में थे, जो बिजनेसमैन थे,
उनसे बेटर आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नई नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी कि किस तरह से उनको दबा के आप आगे निकल सकते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नॉलेज रहेगा, अगर आप ये जानते रहेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेंड में है, मार्केट में क्या नया लाने की ज़रूरत है, कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर के वांट्स क्या हैं, कस्टमर क्या चाहता है नया मार्केट में, तो उस तरह से आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और मार्केट में अपनी पहचान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है यही आपको सिखाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ क्रिएट अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसमें आगे कह रहा है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैन हेल्प बिजनेसेस गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिजनेसेस को हेल्प करता है ताकि वो अपने कम्पिटिटिव एडवांटेज को पूरा कर सकें। ठीक, और मैंने एक्सेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कम्पिटिटिव एडवांटेज का यहाँ पे क्या मतलब है। यानी कि जो मार्केट है उसमें कई तरह के सेलर्स हैं, उसमें आप एक और नया सेलर्स ऐड होने जा रहे हो, तो जो पहले से सेलर्स हैं उन सेलर्स के बियॉन्ड आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं या मार्केट में उनको कैसे पीछे छोड़ के आप आगे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिखाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है या बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे हेल्प करता है। तो मैंने बताया यहाँ पे द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प बिजनेस। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस को हेल्प करता है। पहला हेल्प क्या करता है? बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कस्टमर और मार्केटर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। और दूसरा मैंने बताया कि मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ गोल होता होगा, तो उस गोल को पूरा करने में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करता है। और तीसरा मैंने बताया क्रिएटिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि ये कम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। और फिर मैंने ये भी डिस्कस किया कि कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपके कंपटीटर कितने हैं मार्केट में और उन कंपटीटर के बीच में आप अपने आप को कैसे स्टैंड बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग फिलॉसफी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है या फिर मार्केटिंग फिलॉसफीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है मार्केटिंग फिलॉसफी और द फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड अ कंपनीज मार्केटिंग अप्रोचेज। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि मार्केटिंग फिलॉसफी एक फंडामेंटल बिलीव होता है, यानी कि एक मूल विश्वास होता है जो कंपनी के मार्केटिंग अप्रोच को गाइड करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग फिलॉसफी क्या होती है। तो यहाँ पे बता रहा है मार्केटिंग फिलॉसफी आर द फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड अ कंपनीज मार्केटिंग अप्रोच। यानी कि मार्केटिंग फिलॉसफी एक फंडामेंटल बिलीव होता है जो कंपनी के मार्केटिंग अप्रोच को बनाने में गाइड करता है, यानी कि कंपनी का मार्गदर्शन करता है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग फिलॉसफी का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मार्केट में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में फोकस करें, कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास बल्क स्टॉक रहेगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, सेलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है द बिलीव दैट कंज्यूमर वांट टू प्रोडक्ट दैट इनएक्सपेंसिव एंड इजीली एक्सेसिबिलिटी। यानी जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो किस में विश्वास रखता है? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये मानता है कि आप जितना ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में आप प्रोडक्शन करेंगे, तो उतनी ज़्यादा संख्या में मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होंगी और कंज्यूमर जो जितनी ज़्यादा संख्या में चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो अगर वो परचेज करने जाएगा तो उसको आसानी से मिल जाएगा, तो आपका सेलिंग बढ़ेगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये मानता है कि मार्केट में अगर चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, कंज्यूमर को इजीली मिल जाएंगी, तो कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करने में एबल होगा। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो यहाँ बता रहा है द बिलीव दैट कंज्यूमर वांट टू प्रोडक्ट दैट एम्फेसाइज द प्रोडक्ट फीचर एंड स्टेटस इवन इफ दे आर मोर एक्सपेंसिव। यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पूरा फोकस इस पर किया जा रहा था कि प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, डज नॉट मैटर कि इसकी क्वालिटी क्या होगी या फिर एक्सपेंसेस कितने होंगे, बस इसमें क्या फोकस करना है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी मार्केट में और कंज्यूमर को ईजिली मिल जाएंगी। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा अलग है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मानना ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए,
प्रोडक्ट एक्सपेंसिव, कितना भी प्रोडक्ट महंगा हो, जितना भी महंगा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कंज्यूमर महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी खरीदेगा, क्योंकि उसको ये लगे कि महंगा है तो इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है। ठीक, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करता है, ना कि प्रोडक्ट की ज़्यादा संख्या में मैन्युफैक्चरिंग पे। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट है इसके बाद, यानी कि दो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो मार्केटिंग का सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे जो मार्केटर होता है वो किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। ठीक है, बाय द राइट वे और रॉन्ग वे, चाहे वो गलत तरीका अपना सकता है या सही तरीका, लेकिन उसे क्या करना है, किसी भी कीमत पे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। तो देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है द बिलीव दैट कंज्यूमर वांट टू एग्रेसिवली सेल एंड प्रमोशन फ्रॉम द कंपनीज, यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट का मानना ये है कि कंज्यूमर जो होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोशन करें, एग्रेसिवली मतलब बहुत ज़ोर शोर से अगर हम प्रचार प्रसार करें तो कंज्यूमर चीज़ों की डिमांड करेगा। ठीक, तो ये प्रचार प्रसार करने में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके कंज्यूमर को आकर्षित करने में फोकस करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो वहाँ पे सेलिंग को बढ़ाने के लिए बाई वन गेट वन कर देते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि अगर बाई वन गेट वन रहेगा तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा, और होता भी है। ठीक, या फिर कुछ ना कुछ उस पर कोई चीज़ें फ्री कर देते हैं कि एक चीज़ खरीदने पे दूसरी चीज़ें फ्री हैं, या फिर इस पर ये चीज़ ऐड करके मिलेंगी, तो इन सब चीज़ों पे या फिर 50%, 2-3% डिस्काउंट ऐसे कर देते हैं। यानी कोई ना कोई एक टूल्स यूज़ करते हैं जिससे कि उनका सेलिंग बढ़ सके। ठीक, या फिर कभी कभी सेल लगा देते हैं। तो ये क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें पूरा फोकस मार्केटर का किस चीज़ पे है कि हमको अपने प्रोडक्ट का सेल कराना है। ठीक, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी भी हो, उसमें कुछ अगर हमारा लॉस भी हो जाता है तो उसको भी बेयर करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इनका सेलिंग को बढ़ाने का पूरा फोकस रहता है। तो तीन कॉन्सेप्ट आपने देखा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब लास्ट है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो जाता होगा सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मतलब कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी को इस चीज़ में बिलीव करनी चाहिए कि कंपनी का मार्केट में, कंपनी जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, और मार्केट भी उसको सोसाइटी ही प्रोवाइड करा रही है। तो कंपनी का मार्केट के प्रति कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगी तो उसके पास कस्टमर अपने आप आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द बिलीव दैट कंपनी शुड फोकस ऑन देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड, यानी कि ये वाला बिलीव ये मानता है कि जो कंपनीज़ हैं उनको अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व पे फोकस करना चाहिए, कम्युनिटी पे या फिर पूरे वर्ल्ड पे फोकस करना चाहिए कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की वांट क्या है, और किस तरह का प्रोडक्ट हम बनाएं जो लोगों को हार्म ना पहुंचाए। यानी ओवरऑल यहाँ पे आपका मोटिव बस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर भी करना होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग फिलॉसफी क्या होती है। तो मार्केटिंग फिलॉसफी 4 होती हैं। सबसे पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो ये कहती है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस किया जाए, क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट महंगा भी होगा तो भी लोग उसको परचेज करेंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी तरह से एग्रेसिवली इसका एडवर्टीजमेंट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाएंगे। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो अभी मैंने बताया सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, तो मार्केटर को या कंपनी को सोसाइटी के कल्याण पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर करने पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि मार्केट रिसर्च क्या होता है। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, मार्केट रिसर्च यानी मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करना, एनालिसिस करना। यहाँ पे कह रहा है मार्केट रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि मार्केट रिसर्च का मतलब होता है, मार्केट रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, फिर सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, उसमें कंज्यूमर किस तरह के हैं, ठीक, लोगों की इनकम क्या है, या फिर जिस भी एरिया में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं उस एरिया का कस्टम, उसका ट्रेडिशन क्या है।
ठीक, वहाँ के पर्टिकुलर वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, वहाँ का सोसाइटल स्टेटस क्या है, सब चीज़ों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, देन इंटरप्रेट करेंगे, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मार्केट रिसर्च का मतलब होता है मार्केट के बारे में रिसर्च करना, यानी इन्फॉर्मेशन निकालना। अब ये कैसे काम करता है, तो यहाँ बता रहा है मार्केटिंग रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ, यानी कि मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है, यानी कि गैदर करती है, फिर गैदर किए हुए इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करती है, मतलब समझने की कोशिश करती है, फिर उसको इंटरप्रेट करती है, मतलब कि उस पर एक्शन लेती है। ठीक, कि और इन्फॉर्मेशन कैसा, कि मार्केट कैसा है, वहाँ जहाँ भी आपका बिजनेस है वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, वहाँ के लोगों की चॉइस क्या है, ट्रेंड क्या है, उनका मतलब सोसाइटल स्टेटस क्या है, वो लोग कैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उनका आय का सोर्स क्या है, इन सारी चीज़ों का आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। अब उसके हिसाब से, उनके नीड्स और वांट्स के हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन करने लगेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चलेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केटिंग मिक्स और 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और मार्केटिंग मिक्स को ही हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, मार्केटिंग मिक्स और 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब देखते हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, यानी कि मार्केट में जो 4 P's दिए हुए हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे 4 P's का मतलब है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं। अब देखिए करके देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या है और प्रमोशन के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कहा गया है द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस बीइंग सोल्ड, अ गुड प्रोडक्ट कैन हेल्प द बिजनेस स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीटर्स। यानी प्रोडक्ट आपका ये कहता है, यानी प्रोडक्ट में ये कहा गया कि अगर प्रोडक्ट जो है, अगर मार्केट में आपको स्टैंड करना है या अपने कंपटीटर से आगे जाना है, तो फोकस करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट हो मार्केट में, पूरे मार्केट में उसकी क्वालिटी अलग हो, थोड़ा डिफरेंट हो, जिससे कि आप अपने कंपटीटर को बीट कर सकें। ठीक, प्राइस क्या, यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पे कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैन इंक्लूड कॉस्ट बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, कम्पिटेटिव एंड फिजियोलॉजिकल प्राइसिंग। यहाँ पे ये कह रहा है प्राइस में कि प्राइस ऐसा सेट करना चाहिए या फिर ऐसा सेटअप करना चाहिए, इतना अमाउंट फिक्स करना चाहिए जितना कि आपका कस्टमर एक प्रोडक्ट या सर्विस को के बदले पे करने के लिए सक्षम हो। यानी ऐसा ना हो कि आपका सर्विस जो है बहुत थोड़ा सा हो और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चार्ज करें, या फिर आपका जो प्रोडक्ट हो वो इतना खास ना हो और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करें, तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा और ना ही आपके प्रोडक्ट और सर्विस को पसंद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में 2 सैलून हैं, दोनों सैलून एक ही जैसे काम करते हैं और दोनों सैलून की सर्विस भी एक ही जैसे है। अगर आप एक सैलून में जाते हैं हेयर कटिंग के लिए तो वहाँ पे आपका 500 चार्ज होता है सेम हेयर कटिंग, सेम हेयर स्टाइल के लिए, और दूसरे सैलून में जाते हैं तो सेम हेयर स्टाइल का ही वो 1000 चार्ज करता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका सेम सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस में कोई भी अंतर नहीं है, तो आप 500 वाले को ही प्रेफर करेंगे ना कि 1000 वाले को, क्योंकि आप ये देखेंगे कि सर्विस दोनों सेम ही दे रहा है। तो अगर सेम सर्विस का आपका कंप्यूटर कम चार्ज कर आप हाई चार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मार्केट में जगह बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्ट्रैटजी जहाँ पे जो मार्केटर है वो कस्टमर के लिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है उसका जो अमाउंट या मनी है वो उतना रखे जितना कि उसका कस्टमर पे करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद कह रहा है प्राइसिंग स्ट्रैटजी कैन इंक्लूड, मतलब जो प्राइसिंग स्ट्रैटजी है वो किस पे बेस्ड हो सकती है, तो उसमें आप कॉस्ट बेस्ड कर सकते हैं कि आपकी जो लागत लगी है उससे थोड़ा हाई करके आप अपनी प्राइस सेट करें। ऐसा भी ना हो कि आपकी लागत 100 रुपये लगी है और आप प्राइस 90 सेट करें, उससे आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी लागत 100 लगी है तो उसमें आप कुछ बढ़ा के अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं। ठीक, या कम्पिटेटिव बेस भी हो सकती है। कम्पिटेटिव बेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका जो कंपटीटर है उसने क्या प्राइस सेट कर रखी है उससे थोड़ा सा कम करेंगे तो आपका जो सेलिंग है वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिजियोलॉजिकल, यानी कि आपका प्रोडक्ट की जो फिजियोलॉजी है या फिर आपकी पर्सनल फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 P's में पहला समझ लिया प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का स्ट्रैटजी ये कहता है 4 P's में कि प्रोडक्ट आप जितना अच्छा रखेंगे, यानी जितना अच्छा आप प्रोडक्ट की क्वालिटी रखेंगे उतना ज़्यादा आपका सेल होगा और कंपटीटर्स को अपने आप बीट कर सकते हैं।
प्राइसिंग का क्या मतलब यहाँ पे हुआ, तो प्राइस का मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ऐसे सेट करें जिससे कि आपके कस्टमर को पे करने में दिक्कत ना हो। और प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे रखेंगे, तो वो कॉस्ट बेस्ड भी हो सकती है, ठीक, और वैल्यू बेस्ड भी हो सकती है और कम्पिटिटिव बेस्ड भी हो सकती है। फिर मैंने बताया आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का क्या मतलब है। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि आपकी जितनी लागत लगी है, यानी जितना कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में आया है, उससे थोड़ा ज़्यादा करके आप क्या करेंगे, प्राइस सेट करेंगे। वैल्यू वेस्ट का मतलब यहाँ, तो वैल्यू वेस्ट का मतलब यहाँ ये हुआ कि वैल्यू वेस्ट का मतलब कि आप अगर जो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है मार्केट में, ठीक, अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू हो रही है तो आप अपना थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक। कम्पिटेटिव बेस्ड का मतलब क्या होता है, कम्पिटेटिव बेस्ड का यहाँ मतलब ये हुआ कि आपका कंपटीटर अगर सेम प्रोडक्ट की प्राइस कम रखा है तो आपको उसे थोड़ा और कम करना पड़ेगा अगर अपनी सेलिंग बढ़ानी है। अब प्लेस का क्या मतलब है, तो प्लेस स्ट्रेटजी यहाँ पे कहती है वेयर द प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रमोटेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट इन प्लेस वेयर द टारगेट मार्केट इज लाइकली टू बी। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट हो रहा है, मतलब उसका विकास हो रहा है, लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पे आपका प्रोडक्ट और सर्विस बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो आपको ज़रूरत है कि उसको अलग अलग जगह पे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को फैलाना, उस जगह से हट के दूसरे जगहों पे भी अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करना। यानी एग्जांपल देके मैं समझाऊं, तो मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया यानी गांधीनगर में आप बिजनेस करते हैं और गांधीनगर में आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी फेमस हो गया है, ठीक। तो अब आपकी नेक्स्ट एम क्या होगी कि गांधीनगर में तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो फेमस हो ही गया है, अब गांधीनगर के अलावा मैं दिल्ली के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करूँ, वहाँ भी अपने प्रोडक्ट के लिए जगह बनाने की कोशिश करूँ। इसी को बोलते हैं प्लेस स्ट्रैटेजी, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार। अब अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना आप प्रमोट करना चाहते हैं और कैसे करेंगे, ये स्ट्रैटेजी ये बताती है। यहाँ पे बता रहा है हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस इज कम्युनिकेटेड टू कस्टमर एंड टारगेट ऑडियंस। यानी कि प्रमोशन स्ट्रैटेजी आपको ये बताती है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर के सामने या टारगेट ऑडियंस के सामने। अब टारगेट ऑडियंस का मतलब ये कि मान लीजिए पहले से आपके 4-5 कस्टमर बने हुए हैं, लेकिन आपको अपना कस्टमर बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे या कुछ ऐसी बातें आगे शेयर करेंगे जिससे कि जो लोग सुनेंगे, सोसाइटी सुनेगी, तो उससे वो खरीदेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है फेयर लवली, ठीक, फेयर लवली एक प्रोडक्ट है, सब जानते हैं। अब फेयर लवली अपने बारे में क्या कम्युनिकेट करता है सोसाइटी में, यानी एडवर्टीजमेंट में बोलता है फेयर लवली अगर है, सॉरी अब तो उसका नाम ग्लो ग्लो एंड लवली हो गया है, तो ये कहता है कि फेयर लवली लगाइए और 7 दिन में गोरा निखार पाइए, या फिर ग्लो एंड लवली यूज़ करिए और एचडी निखार पाइए। यानी कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है मार्केट में कि 7 दिन में वो आपको गोरा कर देगा। अब जो कम्युनिटी है, यानी कि उसने टारगेट किया है ऑडियंस को, कि जो भी ऑडियंस, जो भी श्रोता हैं इस चीज़ को सुन रहे हैं, ठीक, अगर वो थोड़े से भी कॉन्शियस नहीं होंगे तो वो भ्रम में आ जाएंगे कि हाँ 7 दिन में शायद हम गोरे हो सकते हैं और वो फेयर लवली को परचेज करेंगे। तो यही यहाँ पे बता रहा है प्रमोशन में, कि प्रमोशन आपको ये स्ट्रैटेजी बताता है कि किस तरह से आप अपने गुड्स और सर्विस को कस्टमर के सामने या टारगेट ऑडियंस के सामने कम्युनिकेट करते हैं। ये तो आपने एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट सुन लिया। अब मान लीजिए कि ऐसा ही अगर किसी सर्विस की बात की जाए, तो सर्विस में भी ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। जैसे मान लो किसी डॉक्टर का किया जाता है कि जैसे कि ट्राया चल रहा है अभी, या फिर कोई और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, कि हमारे वहाँ आइए और हेयर ट्रांसप्लांट कराइए और इतने पैसे में या इतने दिन में आप लहराते हुए बाल पाइए। ये क्या है, यानी कि ये भी एक तरह का ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसमें आप प्रमोट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने मार्केट में कि हमारी सर्विस सबसे बेस्ट है, हमारी सर्विस आपको इतने दिन में आपके हेयर ग्रो कर देंगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेट टू कस्टमर एंड टारगेट ऑडियंस। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने टारगेटेड ऑडियंस को या फिर अपने कस्टमर को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिससे कि वो प्रभावित होकर आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, ठीक है। आगे कह रहा है प्रमोशन कैन इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। अब प्रमोशन में ढेर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया एडवर्टीजमेंट का कि आप किस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं। दूसरा सेल प्रमोशन, अगर आपका सेल बढ़ता जा रहा है तो आप एक पे एक फ्री कर दीजिए, या फिर एक के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसा कर दीजिए कि इस पर ऐड कर दीजिए, ठीक, कि इसको खरीदने से ये मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन है। उसके बाद से कह रहा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब था डोर टू डोर सेलिंग, यानी कि अगर आपकी सेलिंग नहीं बढ़ रही है और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है तो आप डोर टू डोर जाके पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन का मतलब कि
पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि आप पब्लिक से आपके रिलेशन कैसे हैं, ठीक। तो मार्केट में आप देखते होंगे कि बहुत सारे मार्केटर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं। कुछ बिजनेसमैन का इतना अच्छा बॉन्ड होता है अपने कस्टमर से, यानी कि उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार ऐसे होता है कि कस्टमर उनके पास जाते हैं, ठीक। छोटी सी दुकान होगी उनकी, लेकिन उनकी उस दुकान पे कस्टमर का लाइन लगा होगा, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होता है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में 4 P's आपने देख लिया कि 4 P's क्या होता है। अब 7 P's क्या होता है मार्केटिंग में, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी का जो 4 P's था वो यहाँ 7 P's में सेम है। जैसे कि आपका था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 7 P's में भी सिमिलर होंगे, सेम ही होंगे। लेकिन इसमें 7 P's में 3 एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया है, तो वो बढ़ गया आपका पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब इसको देख लेते हैं कि ये 3 एक्स्ट्रा जो 4 P's से जुड़ा हुआ है ये क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया है पीपल का मतलब द एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्लेस आपने देख लिया, प्रोडक्ट आपने देख लिया, प्राइस सेट कर लिया, प्रमोशन भी कर लिया, लेकिन पीपल कैसा हायर किया है आपने अपने कंपनी में। अगर आपने अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉय रखा है वो एम्प्लॉय ही सही ना हो, उसके बिहेवियर और ये उसके एटीट्यूड ही सही ना हो, या फिर उसके काम करने की एफिशिएंसी कम हो, तो भी आपका बिजनेस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके डिलीवरिंग में या प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करने में इन्वॉल्व हैं वो भी बेस्ट और एफिशिएंट होने चाहिए। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, क्या स्टेप लेते हैं आप। इसमें कह रहा है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कस्टमर तक डिलीवर करने में आप कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो आता है आपका प्रोसेस में, ठीक। कि डिले डिलीवर करते हैं या फिर इंस्टेंट डिलीवरी है या फिर डिलीवरी चार्ज करते हैं या डिलीवरी चार्ज नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या होता है, तो इसमें बता रहा है द फिजिकल साइंस दैट इंडिकेट द क्वालिटी एंड लेजिमेसी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि एक आप ऐसा एविडेंस रखें कि जिससे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और लेजिमेसी को चेक किया जा सके। जैसे मान लो कि गोल्ड है, तो हम कहते हैं ना कि गोल्ड खरीदना है तो हॉलमार्क चेक करें। हॉलमार्क क्या है, एक तरह का फिजिकल एविडेंस ही है। जैसे अगर मान लो हमने गोल्ड खरीदा, उस पर हॉलमार्क का साइन बना हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये प्योर है, ठीक। ऐसे कोई आयरन या स्टील खरीदते हैं तो उसमें हम ISI का मार्क देखते हैं, तो उससे हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग। अब ये मार्केट प्लानिंग या मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो पहले तो हम एम सेट करते हैं, ठीक है। अब प्लान बनाने का मतलब ये कि पहले आप टारगेट सेट कर लो, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस के लिए आप आगे प्लान करो। तो मार्केट प्लान का एम क्या होता है, तो यहाँ लिखा है एम इक्वल टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, यानी कि आपका मार्केट प्लान करने का एम ये होता है कि आप एक कंप्लीट मार्केटिंग प्लान को डेवलप करें, जिससे कि आपका जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सकें। फिर से सुन लीजिए, मार्केट प्लान बनाने का एम क्या होता है, तो मार्केट प्लान बनाने का एम जो होता है वो होता है टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, यानी कि इसका एम होता है कि एक कंप्लीट मार्केट प्लान को डेवलप करना, जिससे कि आप अपने मार्केट से जुड़े जो भी आपके उद्देश्य थे या फिर जो भी आपने टारगेट सेट किए थे वो आप अचीव कर सकें। और कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना ही पड़ता है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर आगे उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ही कुछ गोल है, स्टडी गोल, तो उसको अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है और या फिर ये चैप्टर ख़त्म करना है, इतने टाइम इस चीज़ को पढ़ना है, तभी जाके आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे बेस्ट तरीके से। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट प्लान का मतलब होता है कि एक गोल को सेट करना जिससे कि आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकें। आगे कह रहा है सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो मस्ट स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम। और मार्केट प्लान क्या करता है, ये एक्शन प्लान को भी सेट करने में या एक्शन प्रोग्राम को भी सेट करने में, स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है कि किसको क्या करना है या फिर कब क्या करना है, कब प्राइसिंग सेट करनी है, कब मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरह से मार्केटिंग रिसर्च करना है। इन सारे चीज़ों को के लिए एक एक्शन प्रोग्राम सेट करके बताता है। फिर कह रहा है इफ़ अ मार्केटर एम टू एनहांसिंग हिज मार्केट शेयर इन द कंट्री
in the next 3 years, then his marketing plan should include various important aspects like plan for increasing level of production, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे अगर एक मार्केटर जो है उसका एम ये है कि पूरी कंट्री में आने वाले 3 सालों में अपना मार्केट शेयर वो बढ़ाए। मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब कि मार्केट में अपनी जगह बनाए। ठीक, कि अभी तक तो बस हमको पडरौना वाले जानते हैं, आगे हमें गोरखपुर वाले भी जाने, दिल्ली वाले भी जाने, मुंबई वाले भी जाने हमारे प्रोडक्ट को। इसी चीज़ को बोलते हैं मार्केट शेयर को इन्हांस करना। तो यहाँ पे कि अगर एक मार्केटर जो है उसका एम ये है कि कंट्री में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाए 3 सालों में ही, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए। मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें वो इंपॉर्टेंस लेके फोकस कर सकता है, तो जैसे कि उसको अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, पहला प्लान ये कर सकता है कि प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जाएगा। दूसरा कि अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन स्ट्रैटेजी को भी इन्हांस करेगा कि अपने पहले प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरा प्रचार प्रसार को मतलब ज़्यादा करना है। इसी को बोलते हैं मार्केट प्लानिंग। उसके बाद से कह रहा है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, यानी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसका विकास करना। तो ये कैसे होता है, इसमें लिखा है इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट्स such as quality consideration, packaging, models and variations to be introduced etc. यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में ये सारे डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट से जुड़े हुए, कि प्रोडक्ट को कितनी मात्रा में उसका मैन्युफैक्चर करना है, किस तरह से उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यानी कि गुण, कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से गुण उसमें डालने हैं, पैकेजिंग कैसी होगी, सुंदर, कितनी सुंदर तरीके से पैकेज करें, मतलब पैकेट को बनाएंगे कि ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके वो, उसी को बोलते हैं पैकेजिंग। मॉडल क्या रखेंगे, ठीक, कि अगर हम पैकेजिंग और मॉडल इस तरह से रखें ताकि वो अलग तरीके से मार्केट में जाके इंट्रोड्यूस करे खुद को, ठीक, एक अलग पहचान बना पाए। यानी कि अगर मान लो कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो लेकिन उसका पैकेजिंग ही ख़राब हो, ठीक, तो हम उसकी पैकेजिंग को देख के ही जज कर लेते हैं कि इतना गंदा दिख रहा है, नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी हमने टेस्ट भी नहीं किया, बस उसकी पैकेजिंग ख़राब थी तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है, पैकेजिंग बहुत वेल होती है, लेकिन अंदर हम पैकेजिंग देख के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है हमारा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। उसके बाद होता क्या हमारा, होता ये है कि जो प्रोडक्ट होता है अंदर बहुत ही ख़राब होता है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है डन बाय एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड्स एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू सेफ्टी दीज नीड्स, यानी कि सेटिस्फाइड दीज नीड। मतलब हम क्या करते हैं, हम कस्टमर की नीड्स को डेवलप करते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से उसकी आवश्यकताएं क्या हैं या कैसी वो डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चेंज कर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट समझ में है। डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन करें, ठीक, किस तरह से बनाएं, क्या उसकी पैकेजिंग कैसे करें कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो जाए, ठीक। और डेवलप करने का मतलब कि अगर हमको लग रहा है कि पैकेजिंग अच्छी नहीं है, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको और डेवलप कर देना, थोड़ा उसमें और इन्हांसमेंट कर देना, ठीक है। आगे कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, एक सेट कर देना कि कितना सर्टेन प्रोडक्ट आप क्वालिटी रखेंगे या क्वांटिटी कितनी डिज़ायर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ सेटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑन द बेसिक ऑफ हिज डिज़ायर क्वालिटीज़। अब इसमें कह रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मतलब टारगेट सेट कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा क्वालिटी और कौन कौन से उसमें गुण हो, मतलब फिक्स हो है कि होने ही चाहिए, ठीक। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना ISI मार्क्स का, कि आप उसको देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं उसमें हम क्या चेक करके खरीदते हैं, ISI मार्क्स, क्योंकि हमारा मानना है, हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि ISI वाले जितने भी आयरन या स्टील्स या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो परफेक्ट होती हैं। क्यों, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कितनी मात्रा में हमारे वहाँ आपको शुद्धता मिलेंगी या फिर क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ बता रहा है ग्रेडिंग डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट इनटू क्लासेस मेड अप ऑफ यूनिट प्रोसेसिंग सिमिलर फीचर्स सच एज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब ग्रेडिंग का मतलब यहाँ बता रहा है कि ग्रेड करना, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई चीज़ यूज करते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो कंपनीज हमसे बोलते हैं ग्रेड करना, ग्रेड करिए या फीडबैक दीजिए।
तो रेटिंग और ग्रेडिंग हम देते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर यूज़ करके कितना हमें अच्छा लगा या फिर कितना हम सेटिस्फाई हुए, ठीक है। तो उसके बाद से पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो यहाँ पे पैकेजिंग और लेबलिंग का मतलब है, पैकेजिंग का मतलब तो मैंने अभी बताया ही है, और लेबलिंग का मतलब क्या होता है, अपने ब्रांड का लेबल लगाना। तो यहाँ पे बता रहा है पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग अ पैकेज डैट बी रैपर्स और कंटेनर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि पैकेजिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि उस पैकेट को डिज़ाइन करना जिसके अंदर प्रोडक्ट को रखा गया है, या फिर उस कंटेनर को डिज़ाइन करना जिसके अंदर प्रोडक्ट को रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है पैकेजिंग प्रोडक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, रिस्क और स्पॉइलिंग, ब्रेकिंग एंड लीकेज। यानी कि पैकेजिंग एक और उद्देश्य से की जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो, डैमेज से सुरक्षा उसको मिल सके, रिस्क मतलब स्पॉयल होने का रिस्क ना हो, या ब्रेक होने का, लीकेज होने का रिस्क ना हो। जैसे मान लो दूध है, मिल्क, तो मान लो मिल्क को एकदम पतले से रैप में पैकेज कर दे, तो थोड़ा सा भी कुछ पिन लगा और फट जाएगा। और अमूल का जो पैकेट आता है दूध का, वो कितना ज़्यादा मोटा पैकेट होता है, अगर उसको थोड़ा सा पिंच करे तो वो नहीं फटता है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि डैमेज और रिस्क से बचाने के लिए भी हो सकता है। और लेबलिंग का मतलब वही कि अपने एक पर्टिकुलर चिन्ह का या फिर मार्क्स का यूज़ कर देना। ब्रांडिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांड होता क्या है, तो यहाँ समझ लीजिए। यहाँ ब्रांड का मतलब कह रहा है अ ब्रांड इज़ अ नेम, टर्म, डिज़ाइन, सिंबल और एनी अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर, गुड्स और सर्विस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स। यानी कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक नेम होता है, एक टर्म होता है या डिज़ाइन होती है, या फिर एक तरह का सिंबल हो सकता है, जो क्या करता है एक पर्टिकुलर सेलर के प्रोडक्ट की फीचर्स, उसकी क्वालिटी को दूसरे पर्टिकुलर सेलर की गुड्स और सर्विस की क्वालिटी से अलग करता है। यानी कि मान लो मैं और मान लो मिस्टर ए है या मिस्टर बी है, ठीक है, सॉरी, मिस्टर ए और मिस्टर बी का एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि दोनों ही चॉकलेट बनाने का काम करते हैं। एक की चॉकलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरे की थोड़ी डल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहा है ना चॉकलेट, अब वो क्या करेगा कि अपने चॉकलेट पे कोई एक सिंबल या कोई एक डिज़ाइन या फिर कोई एक नाम दे देगा, जिससे कि उसको मार्केट में जब उसकी चॉकलेट जाए तो उसके नाम से, सिंबल से पहचान उसकी अलग की जाएगी। अच्छा, इस नाम का चॉकलेट है तो ये अच्छा होगा क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है, इस नाम का है तो ये अलग है। जैसे कि मान लो नेस्ले हो गया, ठीक, तो नेस्ले नाम सुनते हैं हम समझते हैं कि हाँ इसमें क्वालिटी होगी, इसका चॉकलेट अच्छा आता होगा, ठीक है। तो इसको हम ब्रांड बोलते हैं, ठीक। और ब्रांड नेम इसीलिए दिया था ताकि आप अपनी क्वालिटी बता सकें कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी दूसरे से किस तरह से अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।